अगर आज आप किसी भी बैंक से सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए का लोन लेते हो और किसी मजबूरी की वजह से वो लोन की किस्त मिस हो जाती है, तो आपको पता है क्या होता है आपके साथ? मैं बताता हूँ आपके साथ क्या होता है। बैंक आपको कॉल्स पे कॉल्स करता रहता है, बैंक आपके घर तक आ जाता है और इवन आपके क्रेडिट स्कोर को तबाह कर दिया जाता है। आप सारी जिंदगी इस काबिल भी नहीं रहते कि किसी भी बैंक से फ्यूचर में कोई भी पर्सनल लोन ले सको। लेकिन मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन है, सपोज आपने 10 लाख का लोन नहीं लिया बल्कि 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो क्या पावर के रूल्स उसी तरह रहेंगे? क्या बैंक आपसे उसी तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरह एक नॉर्मल बंदे से ट्रीट करता है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे विजय माल्या की, जो किसी दौर में किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाता था। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब विदल माल्या ने यूनाइटेड ब्यूअर्स को चेंज करके रख दिया था। अब 1983 में उनकी डेथ होती है और उसके बाद उनके 28 साला बेटे विजय माल्या को पूरे ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है। उन्होंने किंगफिशर को बियर ब्रांड नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया था। ग्लैमरस एड्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स, बड़े बड़े इवेंट्स में जाना, इस वजह से किंगफिशर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। मीडिया विजय माल्या को एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक फैशनेबल बिजनेसमैन के तौर पे दिखाने लगा था। प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट पार्टीज, लग्जरी क्रूज, इन सब चीज़ों की वजह से विजय माल्या की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई थी। पूरा इंडिया उन्हें मोस्ट स्टाइलिश बिजनेसमैन के तौर पे जानने लगा था। लेकिन जरा गौर से सुनिए, हर ग्लैमरस साइड के पीछे एक बहुत बड़ा डेंजरस सच छुपा होता है। विजय माल्या की स्टोरी में ये एग्रेसिव सच एक एग्रेसिव एक्सपेंशन था। मतलब वो कोई भी बिजनेस खरीद लेता था, बस उसको अपने ग्रुप को बढ़ाना था बिना कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखे, और ये बहुत बड़ी गलती थी। बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज और बहुत सारे बिजनेसेस के बाद 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट की। स्टार्ट में ये एयरलाइन काफ़ी अच्छी चल रही थी, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी। इसकी लुक्स, इसकी सर्विसेज, हर एक चीज़ कमाल की थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एविएशन पूरी दुनिया का सबसे रिस्की बिजनेस होता है, क्योंकि हमेशा फ्यूल की प्राइसेस हाई रहती हैं। इस फील्ड में कंपटीशन काफ़ी इंटेंस होता है और कंपनी के प्रॉफिट्स पूरे के पूरे एयरलाइन के इमेज पे चल रहे होते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद नहले पे दहला विजय माल्या ने एक और एयरलाइन एक्वायर की, एयर डेक्कन, जो थियोरेटिकली तो स्मार्ट लग रहा था लेकिन असलियत इसकी कुछ और थी। ये एक बिल्कुल ही फ्लॉप आइडिया था। मैं बताता हूँ क्यों। वो टोटली 2 डिफरेंट बिजनेसेस को मर्ज कर रहा था और फिर उसकी किस्मत और ख़राब हुई। विजय माल्या की तमाम एयरलाइंस ने 2008 में बहुत ज़्यादा नुकसान किया, लेकिन स्टिल विजय माल्या ने उन बिजनेसेस को बंद नहीं किया बल्कि लॉस में रन होने दिया। इसकी वजह आपको पता है क्या है? इसकी वजह यही है कि हर बैंक विजय माल्या को लोन देने पर तैयार था और लोन दिए जा रहा था। मतलब सोच के देखिए, इंडिया के 17 सबसे बड़े बैंक, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है, उसने भी विजय माल्या को बहुत बड़े बड़े लोन्स दिए। कंपनी लॉसेस में थी, बिजनेस अनस्टेबल था, स्टिल ये लोन्स क्यों अप्रूव हुए? इसका रीजन ना आज तक मुझे पता चल पाया है और ना किसी और को। मेरे नज़दीक कुछ एक्सपर्ट्स ने ये लिखा है कि उस वक्त विजय माल्या का इंप्रेशन बहुत अच्छा था, उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी थी और साथ में कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी था कि इन एयरलाइंस को हमने ग्रो करना है। तो इस कारण की वजह से उनका लोन अप्रूव होता रहा, हालांकि ये बिजनेस इंतहाई लॉस में जा रहा था और बैंक करप्सी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। 2012 के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर गया। एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं मिल रही थी, फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो चुकी थी और इवन इनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो चुका था। गेम ओवर हो चुकी थी, लेकिन असली कहानी तो अब स्टार्ट हुई थी। उसी पल विजय माल्या ने इंडिया को छोड़ दिया और वो यूके में परमानेंटली शिफ्ट हो गया। अब पूरा देश यही सवाल उठा रहा था, पूरा मीडिया यही सवाल उठा रहा था कि एक बंदा जिसने 9,000 करोड़ रुपए मुल्क के लिए हैं और वो डिफॉल्ट करके मुल्क से जा चुका है, उसका हम क्या करें? ये एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा लॉस था। पूरे मीडिया चैनल्स पर विजय माल्या की ही बात हो रही थी। सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उसके ऊपर चार्जेस लगाए कि इस बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब विजय माल्या का कहना यह था कि किंगफिशर तो एक बिजनेस था और बिजनेस में तो लॉस होते रहते हैं। अब मैंने इंटेंशनली तो फ्रॉड नहीं किया है और टेक्निकली उसकी बात ठीक भी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का कहना यह था कि इस बंदे ने हमें मिसलीड किया है। अब इसी डिबेट ने पूरे देश की फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज ला के रखा। लेकिन मैं सच कहूँ, विजय माल्या का पूरा कसूर नहीं है, इसमें ज्यादातर कसूर हमारे बैंकिंग सिस्टम का है। मतलब खुद ही सोच के देखिए, जहाँ एक आदमी को एक छोटे से लोन के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, वहाँ एक आदमी को 9,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, वो भी बिना कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखे हुए।
तो यहाँ पर इशू किसका है? क्या विजय माल्या का कसूर है या यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम का कसूर है? अब विजय माल्या की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लग्जरी परमानेंट नहीं होती, हमें हमेशा बुरे टाइम के लिए प्लानिंग करके रखनी होती। अगर कोई बिजनेस कामयाब जा रहा है तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये आगे कामयाब ही चलता रहेगा। इसके बुरे वक्त आएंगे, आपको फाइनेंशियली तैयार रहना पड़ेगा और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को सोच समझ के लेना चाहिए। अब खुद ही सोच के देखिए, एक वक्त में वो इंसान पूरे देश में एक आइकन बन के बैठा हुआ था और दूसरे ही पल वो एक बहुत ही फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर बन चुका था। अगर आपको फ्यूचर में मजीद फाइनेंशियल क्राइसिस डॉक्यूमेंट्रीज या क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।